Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालू गर्ग. हम इस चैनल पर आप लोगों को होम साइंस की सभी फील्ड की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देने की कोशिश करेंगे और ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. जैसे कि पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं फाइबर में, और ये हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज किन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है. ये वो प्रॉपर्टी होती है जो फाइबर के अंदर एड ऑन की जाती हैं उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग. ये फाइबर सेकेंडरी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि आपकी मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी कैरेक्टरिस्टिक, फाइबर रेजिलियंसी, अब्रेजन रेजिस्टेंस, डेंसिटी, लस्टर, इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहली आती है हमारी जो सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है वो मॉर्फोलॉजी और फिजिकल शेप, यानी कि आकृति विज्ञान और भौतिक संरचना क्या है. इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आकृति को चेंज करके ही, किसी भी टेक्सटाइल फाइबर की बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके ही हम उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड कर सकते हैं. उसकी फिजिकल शेप को चेंज करके, जैसे कि उसमें कलर, लस्टर, फाइननेस, क्रिम्प, ये सब कुछ उसमें ऐड करके ही हम उनके फिजिकल शेप को चेंज कर सकते हैं. उसके बाद सबसे पहले आता है फिजिकल शेप. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का ही सब कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फिजिकल शेप. किसी भी तंतु की जो लंबाई होती है, यानी कि जो उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है या क्रॉस सेक्शन जो होता है वो इरेगुलर होता है, और एवरेज लेंथ जो होती है टेक्सटाइल फाइबर की वो उसके अकॉर्डिंग होता है. कॉटन, वूल, सिल्क जो है ये सिलेक्टेड है, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना इजी होता है. लेकिन जो इनका ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह की वजह से इनमें बहुत सारी क्वालिटीज ऐड हो सकती हैं और उनमें हटाई जा सकती हैं. प्राकृतिक तंतु में अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो हमारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं उनमें वो नहीं होती. यानी कि जो हम अगर माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वो हमारी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर में ही देखने को मिलती हैं. सेकेंड आता है कलर. कलर बहुत मैटर करता है क्योंकि जब जिन नेचुरल कंडीशंस में कॉटन, वूल या सिल्क जैसी जो चीजें बनाई जाती हैं उसमें क्या होता है, जो कॉटन, जब जिस पौधे से कॉटन हमें प्राप्त होता है तो उसका जो ऊपरी सतह होती है वो हमेशा डार्क कलर की मिलती है कंपैरेटिव टू उसके नीचे की लेयर्स जो होती हैं, क्योंकि ऊपरी सतह पर मिट्टी भी लगती है, धूल पानी सब लगता है. सेम यही भेड़ों के साथ होता है कि जो भेड़ के जो पैरों वाला पोर्शन होता है उन पर काफी ज्यादा गंदगी जमी हुई होती है, जबकि जो उसके नेक के पास और पेट के पास का जो एरिया होता है वहां से बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है. मैनमेड फाइबर्स का जो कलर होता है बेसिकली ऑफ वाइट से येलोइश होता है और वो भी ब्लीचिंग प्रोसेस के दौरान क्लीन कर दिया जाता है. उसके बाद आता है लस्टर. लस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. क्यों? क्योंकि लस्टर फाइबर की क्वालिटी को दिखाता है, यानी कि जब तक उसका लुक अच्छा नहीं होगा तब तक हम उस फैब्रिक को चूज नहीं करेंगे. तो इसलिए लस्टर किसी भी फैब्रिक में होना बहुत जरूरी है. ये फैब्रिक पर लाइट के रिफ्लेक्शन से आता है. इसको कैसे समझेंगे हम इसको, कि जब ऊपरी सतह हमारी प्लेन होती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है. लाइट का रिफ्लेक्शन आया, अगर वो जगह जगह से टूटा हुआ फाइबर है तो लाइट अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी. लेकिन अगर लाइट का रिफ्लेक्शन, अगर ऊपरी सतह सपाट है तो मतलब अगर ऊपरी सतह आपकी इकसार है तो लाइट का रिफ्लेक्शन पलट के आता है, जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब नजर आता है और वो ज्यादा चमकीला महसूस होता है. इसी वजह से जिन तंतुओं की सतह ऊपर से खुरदरी होती है या गोल नहीं होती, उनकी प्राकृतिक स्रोतों द्वारा जो प्राप्त होते हैं, स्पेशली सिर्फ एक सिल्क है ऐसा जो जिसमें लस्टर पाया जाता है, और बाकी जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें वो केमिकल प्रोसीजर के जरिए ऐड किए जाते हैं. कपास में जो हम, यानी कि कॉटन में जो हम लस्टर ऐड करते हैं उस टेक्निक को कहते हैं मर्सराइजेशन. मर्सराइजेशन टेक्निक के जरिए ही हम कॉटन में लस्टर को ऐड करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. पारदर्शिता क्या है? जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें स्पेशली कॉटन और वूल, इनमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती. क्यों? क्योंकि उसके लिए सतह का सपाट होना बहुत जरूरी है, इकसार होना बहुत जरूरी है. जब सतह आपकी इकसार ही नहीं है तो लाइट का रिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, लाइट उसी में अब्जॉर्ब हो जाएगी. जबकि सिंथेटिक फाइबर्स और हमारा सिल्क जो है वो हाई लस्टर होने की वजह से वो पारदर्शी होते हैं. उसके बाद आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टी की. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम पानी के ऊपर फाइबर को डालकर देखते हैं और वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है तो
ऐसे फाइबर का ना तो हम उसको धो सकते हैं ना हम उसको डाई कर सकते हैं, इसीलिए वाटर एब्जॉर्बेंसी यानी कि विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण होना फाइबर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसे कपड़े जिनके अंदर जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो ज्यादा होती है, इस तरह के कपड़े बहुत भारी हो जाते हैं और वो जनरल चीजों के लिए यूज नहीं किए जा सकते। उसके बाद आता है थर्ड, एलोंगेशन एंड इलास्टिक रिकवरी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी फैब्रिक हम पहन रहे हैं उसमें खिंचाव की क्षमता होनी बहुत जरूरी है। अगर उसमें खिंचाव की क्षमता नहीं होगी तो जैसे ही आप उसको पहनेंगे वो पहनते ही फट जाएगा। इसीलिए किसी भी तंतु के अंदर वो कितना लेवल तक जो है वो स्ट्रेच झेल सकता है, इलोंगेशन और इलास्टिक रिकवरी ये दोनों ही। और इलास्टिक रिकवरी कहेंगे जब हमने उसको खींचा और वो वापस कितनी देर में अपनी पोजीशन पे आया। ये दोनों जो हमारी गुण हैं, ये दोनों ही गुण किसी भी फाइबर में होना बहुत आवश्यक है। 100% इलास्टिक रिकवरी जो होती है फाइबर को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, एक तो ये देखा जाता है कि वो कितनी देर में अपनी स्टेट पे वापस आ रहा है और वापस पूरे अवस्था में आ रहा है या थोड़ा बहुत खिंचा हुआ वहीं पर रह गया। ये दोनों क्वालिटी उसमें देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों क्वालिटी एक साथ ही कपड़े में चेक की जाती हैं और जितनी ये दोनों क्वालिटी फैब्रिक में होंगी वो उतना ही कंफर्टेबल फाइबर माना जाएगा पहनने के लिए। उसके बाद आता है फोर्थ, लचीलापन, रेजिलियंसी। रेजिलियंसी क्यों जरूरी है? ये रेजिलियंसी और जो इससे पहले हमने पढ़ी दोनों आपस में कंबाइंड करती हुई क्वालिटीज हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कपड़े में जैसे हम पहन के बैठे, हमारा कॉटन जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको हम पहन के बैठते हैं, तो क्या होता है बैठने के बाद जैसी पोजीशन में आप बैठे वो उनमें वैसी ही क्रीज पड़ जाती हैं। लेकिन रेजिलियंसी जिनमें ऐड की जाती है जिन फाइबर्स में, उनमें रेजिलियंसी का फायदा क्या होता है कि वो वापस जैसे ही आप उठेंगे वो वापस अपनी पोजीशन ले लेती है। उसमें आपके पीछे से निशान बैठने के बाद या कहीं भी दबने के बाद वो निशान नहीं दिखाई देते। ये क्वालिटी 99% सिंथेटिक फाइबर्स में ही होती है। उसके बाद आता है मॉइस्चर रिगेन। मॉइस्चर रिगेन किस लिए जरूरी है? ये कपड़े की क्वालिटी को बताता है कि वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कपड़े में पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो कई बार उसको टेस्ट करने के लिए ओवन ड्राई करके उसका सही वेट जांचना पड़ता है। मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी ह्यूमिडिटी और एनवायरनमेंट में जितना, जैसे गर्मी में हम बहुत ज्यादा कॉटन का कपड़ा पहनना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो अच्छी होती है कंपैरेटिव टू सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि उनके अंदर तो वो क्या करते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखते हैं। उसके बाद आता है फ्लेमेबिलिटी और थर्मल रिएक्शन। ये इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं ये पर्टिकुलर किसी कंडीशंस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है जैसे आप फायर फाइटर्स के लिए बना रहे हो या फिर जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां केमिकल का एसिड का रिएक्शन हो सकता है, उस लेवल पर आकर ये उनके लिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। ये प्राकृतिक तंतुओं से ही बनाए जा सकते हैं क्योंकि जितने भी आपके मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक वस्तुओं से बनाए जाते हैं। तो जैसे ही जितने भी आपके मैनमेड फाइबर्स हैं वो जैसे ही आग के संपर्क में आते हैं वो क्या होता है पूरी तरह से खुद ब खुद मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं कंपैरेटिव टू नेचुरल फाइबर्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब्रेजन रेजिस्टेंस। अब्रेजन रेजिस्टेंस क्या है? अब्रेजन रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कि आपका फाइबर कितनी बार सरफेस पर रगड़ खाने के बाद भी ठीक है, ठीक है। ये अब्रेजन रेजिस्टेंस जो होता है ये आपकी फाइबर की डैमेज कितना लॉन्ग टाइम तक वो घर्षण को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि जितनी बार हम बैठते हैं उठते हैं हमारी बॉडी के साथ, जितनी बार भी हमारा बॉडी जमीन से टच हो रही है या हमारी कोनी मुड़ती है तो हमारा फाइबर वहां से घर्षण खाता है। तो आपने देखा भी होगा कि सबसे ज्यादा इन्हीं एरियाज पे से सबसे ज्यादा हमारा कपड़ा डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि अब्रेजन रेजिस्टेंस होने की वजह से ही वो उस फैब्रिक की क्वालिटी बताता है। जैसे कॉटन है, कॉटन की अब्रेजन रेजिस्टेंस अच्छी होती है, लेकिन जो जीन्स है, जीन्स और कॉटन दोनों की अब्रेजन रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस होता है। इनमें होता क्या है, जब घर्षण होता है तो घर्षण होने के बाद फाइबर के छोटे छोटे रेशे ऊपर से टूट जाते हैं और वो छोटे छोटे गोलों के रूप में बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्मली रुआं आ गया कपड़ों के ऊपर, ठीक है। वो क्या होता है, ये एब्रेजन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। उस रुए का नाम होता है पिलिंग, ठीक है।
उसके बाद ये वाले जो फैब्रिक्स होते हैं ये स्पेशली इनमें उनमें क्वालिटीज में ऐड की जाती है जहां पर इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे मेडिकल टेक्सटाइल्स के लिए, सेफ्टी या प्रोटेक्टिव गियर्स बनाने के लिए, या मरीन इंडस्ट्री के लिए स्पेशली ये क्वालिटी ऐड करके ये फाइबर बनाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट हमारी आती है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होता है, उन पर अगर आप उन्हें केमिकल में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो केमिकल से ही बने हुए हैं। लेकिन हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, कॉटन है आपका, वो आप किसी भी एसिड पर उसको डिसॉल्व करिए, किसी भी एसिड में डालिए वो डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन सिल्क और वूल अगर आपने एसिटिक एसिड में डाल दिए तो वो डालते ही आपके थोड़ी देर में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो एसिड रिएक्टेबल होते हैं। इसीलिए उनको धोने के लिए भी सेपरेट डिटर्जेंट यूज किया जाता है। नॉर्मल डिटर्जेंट से अगर आप उन्हें वॉश कर देंगे तो उनका जो सारा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि शेयर करने से हमेशा नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। लेट्स ग्रो टुगेदर, बाय बाय।